आज हमारा जो टॉपिक है ये है बलूम टैक्सोनॉमी। बलूम टैक्सोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन की दुनिया के अंदर। और ये एजुकेशन जो एज ए सब्जेक्ट है ना, इसके पास अपने दो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। दो चीज़ें इसकी अपनी हैं, एक असेसमेंट एंड एवेल्युएशन और दूसरा करिकुलम। बाकी इससे पहले जो हमने फिलासफी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, या आप हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, या बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुस्तार ली हुई हैं। लेकिन इसकी अपनी जो है वो असेसमेंट एवेल्युएशन है। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ लें प्योर एजुकेशन है ये वाला। ये टॉपिक वैसे भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आप लोग अगर एजुकेशन के बंदे नहीं भी हैं, तब भी आपको जब भी पेपर बनाना होता है तो आपको सबसे पहले कहा जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को फॉलो करें। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारी असेसमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये बेंजामिन बलूम ने ये दी थी। और वैसे इसका अगर देखा जाए, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है चीज़ों को जो है ना वो अरेंज करना, अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी यानी चीज़ों को सेपरेट। अब टैक्सोनॉमी बेसिकली अरेंज साइंस ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है। टैक्सेस मतलब अरेंजमेंट, नोमोस मतलब साइंस। तो ये अरेंजमेंट की साइंस एक ग्रीक वर्ड है। वी कैन सिंपली ये क्लासी चीज़ों को जहाँ जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, उनको डिफरेंट डोमेन्स के अंदर उनको सेपरेट कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, तो उसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और ये बेसिकली एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या कहती है? इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो ब्लूम टेक्सोनोमी है बेसिकली इंसान का जो कॉग्निशन है, जो दिमाग है, इसके डिफरेंट लेवल्स, यानी एक लेवल उससे ऊपर वाला इससे ऊपर, इस तरह करके ये एक हायरार्की हमें देती है, एक हम बताती है कि इंसान कैसे कैसे सोचता है और कैसे कैसे उसका दिमाग जो है वो काम करता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेसिकली ये क्लासिफिकेशन करती है हमारे दिमाग को, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी देखें, जो चीज आप अभी मैं मिसालों के साथ समझाऊंगा। आप किसी चीज को मेमोराइज करते हो, आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हो, आप किसी चीज को अप्लाई करते हो, आप किसी चीज को डिटेल के अंदर उसकी बारीकी से, उसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से देखते हो। आप चीजों से उन पुरानी जो लर्निंग है उससे नई चीज क्रिएट करते हो। आप देखते हो कि आप कहाँ ठीक थे, कहाँ गलत थे, क्या आपने बेहतर किया, क्या आप बेहतर करके मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें टेक्सानोमी के अंदर आती हैं, ब्लूम टेक्सानोमी के अंदर आती हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर हम जो है वो अपनी इंसान की जो जहानत है, जो दिमाग है, उसके डिफरेंट लेवल जो हैं उसके हवाले से बात कर रहे होते हैं। दिस इज सेट ऑफ थ्री हरारकीकल मॉडल। तीन हरारकीकल मॉडल हैं। सबसे पहले जो है ना, ये बेंजामिन बलूम जो है 1956 के अंदर इसने और जो एजुकेशनिस्ट के साथ मिलके इसने दी थी बलूम टैक्सानोमी। बलूम टैक्सानोमी के तीन डोमेन हैं। पहली डोमेन जो है जो बलूम वो इस बेंजामिन बलूम ने 1956 के अंदर दी। फिर जो इसके साथ और लोगों ने कॉपरेट किया और एजुकेशनिस्ट जो है इसके साथ मिले, तो उन्होंने दो और टेक्सोनोमीज दी, जिनको अफेक्टिव, दो और डोमेन दी हमारे साथ, जिनको हम अफेक्टिव डोमेन और इसके अलावा साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। वो हम आगे देखते हैं। ये चीजें हमें, जो बलूम टैक्सोनॉमी हमें लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी बताती है कि पहले आसान फिर उससे मुश्किल, मुश्किल इस तरह करके हमें बताती है। तो द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर तीन डोमेन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की तीन डोमेन है, CAP कैप के नाम से याद कर लें। C स्टैंड फॉर कॉग्निटिव डोमेन, A स्टैंड फॉर अफेक्टिव डोमेन और P स्टैंड फॉर साइकोमोटर डोमेन। और इसको अगर हम वैसे कहें तो हेड, हार्ट, हैंड भी कह सकते हैं। हेड का ताल्लुक कॉग्निशन के साथ है, हार्ट का ताल्लुक अफेक्टिवनेस के साथ है, और हैंड का ताल्लुक हमारी साइकोमोटर के साथ है। यानी बेंजामिन बलूम की तीन डोमेन्स, जिनके अंदर पहली हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है। हर वो काम जिसके अंदर हमारे दिमाग का इस्तेमाल होता है, हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, इमेजिनेशन, हमारी सोच समझ, एब्स्ट्रैक्ट थिंक, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जहां हमारा दिमाग का इस्तेमाल होता है ना, माइंड ब्रेन का इस्तेमाल होता है, उसे हम कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। दूसरी अफेक्टिव डोमेन, जहां हमारे एहसासात, महसूसात का ताल्लुक होता है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग का ताल्लुक होता है, हमारी वैल्यूज, फीलिंग, एटीट्यूड, हर्ट, यानी जिनका जिनका ताल्लुक हमारी वैल्यूज के साथ, हमारे एहसासात के साथ, हमारे महसूसात के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जो है वो होता है, उन्हें हम अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। तीसरी हमारे पास है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर हर वो चीज जिसके साथ हमारे जिस्म का ताल्लुक होता है, जिसके साथ हमारे जिस्मानी आज़ा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यानी हैंड,
यानी जहाँ पे हम अपने हाथों से, अपने जिस्म के आज़ा से कोई चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी मूवमेंट से कुछ कर रहे होते हैं, उसे हम साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। जैसे कैनिस्थेटिक, यानी कैनिस्थेटिक कहते हैं बॉडीली मूवमेंट को कहते हैं। और इसी तरह सेंसरी, सेंसेस का इस्तेमाल करके कोनेटिव डोमेन भी यही कहते हैं, बॉडी का इस्तेमाल करना, डूइंग एक्टिविटीज, हैंड एक्शन, डूइंग मैनुअल, फिजिकल स्किल, यानी वो तमाम काम जिनको करने के अंदर हमारे जिस्मानी आज़ा का इस्तेमाल हो, उसे साइकोमोटर बोलते हैं। वो तमाम काम जिनके साथ हमारे हमारे इमोशंस का, हमारे हर्ट का, यानी हमारे दिल का ताल्लुक हो, हमारी फीलिंग, हमारी पसंद नापसंद का ताल्लुक हो, हमारे रवैये का ताल्लुक हो, उसे अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। वो तमाम चीजें जिनके साथ, जिन लड़ने के अंदर वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ हो, उसे कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। अब इनको हम अलग अलग से जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जहां कॉग्निटिव का ताल्लुक किसके साथ है? दिमाग के साथ है। अफेक्टिव का ताल्लुक दिल के साथ है। और साइकोमोटर का ताल्लुक हमारे आज़ा के साथ है। ठीक है। तो इसके जो ना हर जो डोमेन की तीन डोमेन जो हमारे पास हैं, पहले जैसे कॉग्निटिव डोमेन किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। कौन था? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। किस सन में दी? 1956 के अंदर दी। इसके कितने सब ग्रुप्स हैं? तीन इसके फर्दर सब ग्रुप्स हैं। पहली बात करता है नॉलेज। नॉलेज के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। ये 6 पॉइंट आपने तरतीब के साथ रट्टा लगा लेने हैं। ये एग्जाम के अंदर प्रॉपर पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अफेक्ट कॉग्निटिव डोमेन इन बेंजामिन ब्लूम, यानी जो उसकी ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके कौन से स्टेप, तो आपने तरतीब से बताने होंगे। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। दूसरा हमारे पास आता है अफेक्टिव डोमेन। ये किसने दी थी? क्रैथवोल ने दी थी। कब दी थी? 1964। ऐसा सन भी याद रख लें। पहला 1956, उसके ठीक 8 साल बाद 64, उसके ठीक 8 साल बाद 72। 56 के अंदर अफेक्टिव डोमेन, और 64 के अंदर अफेक्टिव डोमेन, और 72 के अंदर हमारे पास साइकोमोटर डोमेन आ गई। बेंजामिन ब्लूम ने दी थी कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्रैथवेल ने दी थी। उसके 6 सब ग्रुप्स थे, जिसके अंदर नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस वैल्यूएशन है। जबकि यहाँ पे हमारे पास 5 हैं, जिसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, मैं सब आपको एक एक पॉइंट बाद में समझाता हूँ। अभी आप सिर्फ ये याद कर लेंगे। अब तीसरी हमारे पास डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन किसने दी है? सिम्पसन ने दी है। कब दी है? 1972 में दी है। कितनी सब कैटेगरीज हैं? 7 सब कैटेगरीज हैं। जिसमें हमारे पास क्या आता है? परसेप्शन, पहली पहली क्या है? परसेप्शन। दूसरा सेट, तीसरा गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा मैकेनिज्म, पांचवा कम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, सातवां जो है वो अडेप्टेशन एंड, छठा अडेप्टेशन, और सातवां ओरिजिनेशन। ये पॉइंट आपने जबानी याद करते हैं, इनकी तरतीब। ठीक है। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स आवर्ट रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। अब हम डिटेल के अंदर पहले को देखते हैं, जिसके अंदर हमने 6 बातें की थी। वो 6 के अंदर हमारे पास पहले क्या थी? पहली थी नॉलेज। देखिए, आपको मैं कोई सबक देता हूं, उस सबक को या वोकेबलरी करता हूं कि ये लफ्ज याद करो बैठ के, आप उस चीज का रट्टा लगा लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। उसको जैसे आपको मैं कहता हूँ कुरान पाक की फलां सूरत को पढ़े बैठ के, याद करें बैठ के। सिम्पसन फीमेल थी। ठीक है, सिम्पसन फीमेल थी। और मैंने क्या लिखा हुआ है? सिम्पसन लिखा हुआ है। तो सिम्पसन फीमेल थी। ठीक है। अच्छा। तो जो है वो हमारे पास नॉलेज में, जैसे मैंने कहा कि आप कुरान पाक की कोई सूरत कहता हूँ आपको, इसको याद करो, आप उसका रट्टा लगाते हैं, जबानी उसको याद कर लेते हैं, ऑरली याद कर लेते हैं। तो किसी चीज को रिमेंबर करना, फिर उसको आप रिवाइज भी करते हैं, रिकॉल भी कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ, हम जब बचपन में थे तो हमें ग्रामर की समझ नहीं थी, तो हमें कोई कायदे आजम का या माई बुक मजमून होता तो हम उसको रट्टा लगाते थे, दिस इज माई बुक, दिस इज फला। हमने ये नहीं रट्टा लगाया होता, हमें उसकी समझ नहीं थी, तो हम उसको रिवाइज करते, रिकॉल करते। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है कि जिसमें किसी चीज को डिफाइन करना, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना, यानी बताना, उसको एक्सप्लेन, रिसाइट, मेमोराइज, इलस्ट्रेट, कोट, यानी ये चीजें जो नॉलेज के अंदर आती हैं। नॉलेज ऑफ फैक्ट, जिसके अंदर फैक्ट्स, हमारे पास फैक्ट्स का, टर्म्स का, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, मेथड। कोई चीज जो जिसको आप याद करते हैं, कोई चीज आपको जिसको याद करते हैं, उसे हम नॉलेज के अंदर काउंट करते हैं। जैसे हमने कायदे आजम के 14 पॉइंट्स को रट्टा लगाया हुआ था। समझ समझ हमें थी कोई नहीं। दिस इज द लोवेस्ट लेवल एंड एआई ऑलरेडी, और ये वाला एक बात यहाँ पे, एआई ऑलरेडी रिप्लेस द लेवल, मतलब ये कि जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, अब हमें चीजों को याद रखने की जरूरत कोई नहीं है। हर चीज जो है वो एआई को याद है।
यानी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सब कुछ याद है, गूगल को सब कुछ याद है। हमें ज़रूरत है कि अगर हमने सरवाइव करना है, इंसानों ने एआई के अंदर सरवाइव करना है, तो अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें अपना जो हमारी ओपिनियन बिल्ट है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी होगी। दूसरा हमारे पास है कंप्रीहेंशन। अब आपने वहां पे चीज़ों को याद किया, यहाँ चीज़ों के अंडरस्टैंड करना इज टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, यानी किसी चीज़ को उसके मीनिंग को ग्रैस्प करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना। हायर टू नॉलेज, यानी जिसके, यानी अब आपने वहां चीज को रट लगाया था, अब यहाँ पे उस चीज की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को अपने लफ्जों के अंदर वजाहत कर सके। मैं कहता हूँ ना यार इसकी डेफिनेशन, तो आप कहते हैं सर इसकी मैं अपने लफ्जों में बताता हूँ। तो आप किसी चीज के बारे में, आप किसी चीज की जो है हायर टू नॉलेज, आप हायर लेवल पे जाते हैं, कंप्लीट किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है। आप उसको अपने लफ्जों के अंदर इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप उसको समराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिलीट, एक्सट्रैक्ट, पैराफ्रेज। यानी वो आपकी जब अंडरस्टैंडिंग किसी चीज के बारे में हो जाएगी ना, तो आप ऊपर नीचे उसको कुछ ना कुछ जो है उसको अपने अपने अंदाज के अंदर कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन द वाटर साइकिल, जैसे मैं कहता हूँ जी वाटर साइकिल बताओ, कि पहले पानी बारिश से आता है, बारिश से फिर पानी जो है वो जमीन पे आया, जमीन ने लिया, जमीन से फिर बुखारात उड़े, फिर बादल बने, फिर वहां पे फिर बारिश बरसे। अब ये जो है ना, आप अपनी अपने लफ्जों के अंदर एक चीज बता रहे हो। कोई स्टोरी में कहता हूँ हाँ जी प्यासे कवे की स्टोरी, अगर आपको उसकी आप खुद से बनाते जाएंगे, एक कवा प्यासा था वगैरह वगैरह। तो एक्सप्लेन द ग्राफ, कोई ग्राफ है तो आप उसको कोई समरी, समराइज द रिसर्च, किसी रिसर्च को समराइज करना। यानी जब किसी चीज की आपको समझ आ जाएगी ना, तो आप उसको अपने अंदाज के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। ये कंप्रीहेंशन। फिर एप्लीकेशन, आपने अपने नॉलेज को इस काबिल हो गए हैं, आपको उसके अंदर याद भी हो गया, आपने कंप्रीहेंड भी कर लिया। अब अगला लेवल है कि आप उसको नए फॉर्म के अंदर उसको उस मटेरियल। ये कॉल बहुत जरूरी आ रही है, मुझे सुनने दें प्लीज। हाँ जी सर। जी जी। नहीं कोई नहीं निकले, मैं ਤਾਂ बस थोड़े को पूछ रही हूँ, साढ़े वाउचर भी कोई निकले बीएड ਦੇ। बाकी सारे निकले ने सेमेस्टर ਦੇ, ਇਹਦੇ नहीं निकले। ठीक है। हाँ बस ये मैं है, यूनिवर्सिटी बड़ी अजीब है, फाइन काट छुड़ती होंगी तो मैं। अच्छा जी, आवाज आ रही सबको? एक मैसेज कीजिएगा आवाज आ रही, ओके ओके, कॉल आ गई थी तो थोड़ी जरूरी थी सुनना। अच्छा, एप्लीकेशन लेवल में हमने क्या बात की है जी, कि जिसके अंदर हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, जो थ्योरी, जो कुछ मैंने असूल सीखे हैं, जो कंसेप्ट मैंने सीखा है, अब उसको नए अंदाज के अंदर, या पुरानी जैसे आपको मैथ की एग्जांपल करवाई जाए, आपको एग्जांपल से पता चल गया, अब आप उस एग्जांपल को कहीं आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी जिसके अंदर आप किसी पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप एक नए मसले को सॉल्व करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, कंप्लीट, डिस्कवर, यूज, चैट। इसके अंदर बस अप्लाई करना है कि हम उस नॉलेज को कहीं किसी सीन के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, एप्लीकेशन होता है। तो उसके बाद है हमारे पास एनालिसिस। हम चीजों का जो है वो एनालिसिस, एनालिसिस से मतलब होता है आप किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, उस हर चीज को जो है आप खोल के देखते हैं, हर चीज के बारे में आप डिटेल के अंदर उसकी उसको देखते हैं। तो ये हमारा ब्रेक डाउन होता है, मटेरियल का, चीजों का डिटेल के अंदर देखना, कि हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना, अलग अलग तरीके से चीजों को पार्ट्स के अंदर तकसीम करना। तो ये वाला जो है ना, यानी इसके अंदर हम ना अब बोलते हैं चीजों को जैसे क्रिटिकल एनालिसिस करना, चीजों को हर लिहाज से उसको देखना, कि चीजें कैसे जा रही हैं, उनकी कहाँ पे जैसे कोई मसला आ जाता है ना, तो आपको डिटेल से जाते हैं कहाँ आप कहाँ से चले, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो यानी चीजों को आप डॉट को डॉट के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि मसला कहाँ पे आ रहा है। यानी घर की वायरिंग खराब हो गई है, तो आप उस वायरिंग को ना, बजाय ये कि आपने आप उसको देखते हैं यहाँ से रही है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है, आप उसके हर आवाज को महसूस करते हैं और आप देखते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है।
और उन चीजों को, वो डॉट को डॉट से कनेक्ट करते हैं, को रिलेट करते हैं, चीजों को कैलकुलेट कैटेगराइज टेक अपार्ट, यानी चीजों को सेपरेट सेपरेट करके, पार्ट में तब्दील करके, उनके मुतालिक डिटेल के अंदर देखना, उसका काज एंड इफेक्ट देखना, उसको देखना कहाँ मसला था, कहाँ पे की वजह से ये आया है। फिर अभी भी आवाज कट रही है मेरे ख्याल, अब आवाज ठीक होनी चाहिए। क्या आवाज कट रही है मेरी? क्या सबके साथ आवाज का मसला आ रहा है? अच्छा ठीक है, वो ना एक इंटरनेट और कनेक्ट हो गया था, अब ठीक आएगी आवाज। अच्छा, उसके बाद तीसरा हमारे पास हमारे पास पांचवा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मुराद होता है कि अब वो जो सारी सारी चीजें उनको सब analyze करना है। सिंथेसिस के अंदर हम चीजों को अब क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी वो तमाम पार्ट्स को, सब चीजों को आपस के अंदर मिला के एक नया चीज पेश कर रहे होते हैं। हर चीज को आपस में मिला इंटीग्रेट करके एक नई चीज, जब हम नए नॉलेज क्रिएट करें, हम जैसे आपने मिसाल के तौर पे वोकेबलरी याद की, अब वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करने के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिख सकें। तो एक नया, यानी कि वो जो सारी चीजें आपने पहले सीखी हैं, अब उनकी बुनियाद पे आपने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी सीख ली, आपने ग्रामर भी सीख ली, आपने वोकेबलरी भी सीख ली। अब आप उसको इस्तेमाल करके कोई पैराग्राफ लिखते हैं, यानी जहां पे चीजों को सीख के थोड़ा थोड़ा इससे नॉलेज लिया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको अप्लाई किया, उसका एनालिसिस किया, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप एक नई चीज इन्वेंट कर सकें, उस पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए एक नई नई कहानी बिल्ड कर सकें। जैसे एक नई आप प्रपोजल दे सकें, पैराग्राफ लिख सकें, नया नॉलेज क्रिएट कर सकें, नए पैटर्न, नया स्ट्रक्चर बना सकें, नई किताब लिख सकें, क्रिएट, डिजाइन, मॉडिफाई करना, डिवेलप, राइट, इन्वेंट वगैरह। हाई फॉर्म लर्निंग है, ठीक है, मेकिंग अ, ये हाई फॉर्म सबसे बड़ी लर्निंग समझ इसमें है, के अंदर जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना, कोई डिजाइन क्रिएट करना, कोई स्टोरी लिखना, कोई प्रपोजल देना, कोई नया डिजाइन क्रिएट करना, यानी आप अब अपनी सोच के मुताबिक पुराने सारे चीजों को इस्तेमाल करते हुए, किसी चीज को कॉपी नहीं करते हुए, बस पुराने नॉलेज को इस्तेमाल कुछ नया करते हैं। जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, तो आप, क्या हो गया है आज आवाज को? तो ये वाला जो है वो एक नई चीज क्रिएट करना, वो सिंथेसिस के अंदर आता है, ठीक है। एवेल्युएशन ये हमारा आखिरी है। अब इस काबिल हो जाते हैं हम लोग कि मैंने ना कहाँ पे गलती, अपने उस काम को देखना कि मेरे ना कहाँ पे जो है ना वो गलती थी, अगर कि वहाँ कहाँ पे मेरे पास से गलती हुई है काम के अंदर, और अगर मैं ये काम ऐसे करता तो मेरा काम ज्यादा बेहतर हो सकता था, आइंदा जब भी मैं काम करूंगा तो मैंने वो वाला पार्ट में उससे ज्यादा बेहतर करूंगा। यानी मटेरियल को वैल्यू देना, नए नए आइडियाज को देखना, कहाँ पे गलती, चीजों को जज करना, कि नया क्राइटेरिया देना, देखना कि कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे चीजों को ठीक किया जा सकता है। चीजों का मतलब कि जजमेंट आ जाती है, उसके राइट रॉन्ग की बात होती है, अपने बता दिया था कि कहाँ पे इशू कहाँ पे है, तो ये वैल्यूएशन के अंदर होता है। आसान लफ्जों के अंदर बच्चों ये याद रख लो, हमारे पास सबसे पहले आया नॉलेज। नॉलेज में जहाँ पे हम चीज़ों को रट्टा लगाते हैं, और इसके बाद आ जाती हैं हम कंप्रिहेंशन, जहाँ हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अप्लाइंग, जहाँ हम चीज़ों को रियल लाइफ के अंदर, रियल सिनेरियो के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। एनालिसिस, जहाँ हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करके उसका एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल में उसकी गहराई के अंदर जाते हैं। उसके बाद पांचवा आ जाता है सेंथीसिस। सेंथीसिस के अंदर हम नई चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी सेंथीसिस मुराद है कि अब नए नॉलेज बनाना, आपको, आपकी इतनी समझ हो गई है कि आप उसकी बुनियाद पर नया नॉलेज बना सकते हैं, नई किताब लिख सकते हैं, नई स्टोरी बना सकते हैं, नया डिजाइन बिल्ड कर सकते हैं, नया आपने आर्किटेक्चर के तमाम असूल आपको पता है, अब आप नई बिल्डिंग का नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो ये सारे सेंथीसिस के अंदर आते हैं। एवेल्युएशन, कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको पता है कि अपना बनाए हुए काम में भी आप जजमेंट कर सकते हैं कि अगर इस काम के अंदर मैं ये चीज शामिल कर दूं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज इनकरेक्ट है, ये चीज जो है वो करेक्ट है, ये वाला इसके जो है वो इसको हमें यहाँ पे लेके आना चाहिए, इसको यहाँ पे लेके आना चाहिए, ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए तो ये वैल्यूएशन के अंदर आता है। इसका जो है ना 2001 के अंदर इसका रिवाइज मॉडल आया था, इसकी एक स्टूडेंट थी लॉरेन एंडरसन।
वो उसने इसको रिवाइज किया था और उसने उसको जो नॉन थे ना उनको वर्ब के अंदर तकसीम कर दिया था। यानी इसने जहाँ पे हमारे पास था नॉलेज, उसने कर दिया रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब ये जो जहाँ पे सेंथीसिस था ना, सेंथीसिस जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल सेंथीसिस है जहाँ पे हम नई चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, उसने सेंथीसिस को एट द एंड किया और एवेल्युएशन को उससे पहले कर दिया था। ठीक है, ये वाला था। यानी उसको उसने ओरिजिनल डोमेन जो हमारे पास है ये लेफ्ट साइड पे, उसने उसको बाकी सारे को नॉन से वर्ब में तब्दील किया। सिर्फ आखिरी दो जो है सेंथीसिस को एवेल्यूशन की जगह पे यानी कि क्रिएटिंग उसका नाम तब्दील कर वहां पे लेके आया, एवेल्यूशन को एवेल्युएटिंग जो है वो पांचवे की जगह पे लेके आ गए थे। ये बलूम टेक्सानोमी की पहली बेंजामिन बलूम अफेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन की सबको समझ आ गई है। अगर ये वाली वीडियो रिकॉर्ड ठीक ना हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है फिर मैं वही शेयर कर दूंगा, अगर इस वीडियो के अंदर आपको लग रहा है कि मसला होगा तो। इसके बाद हमारे पास है बेंजामिन ब्लूम की अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन वो डोमेन जिसका ताल्लुक हमारी वैल्यू के साथ है, यानी मेरा रवैया, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरे एहसासात, मेरी आदत, मेरी वैल्यू, मेरी महसूसात, मेरी रवैये, मेरी मोटिवेशन जो है उनके साथ इसका ताल्लुक होता है। अफेक्टिव कैरेथरल ने 1964 पांच इसके कैटेगराइज की, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजेशन। ये इसका यानी हायरार्की लेवल है। हम इसको एक बाय वन देखते हैं। अब इसकी मैं पहले आपको एक मिसाल देखता हूँ, क्लासरूम की मिसाल देता हूँ। क्लासरूम में बच्चे मेरे पास पढ़ने आए बैठे हैं, और वो बच्चे जो मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं उनका मेरी क्लास के अंदर अपनी मर्जी से खुशी के साथ आना कि हम यहाँ पे उस्ताद से सीखने के लिए जा रहे हैं, उस्ताद की बात सुननी है, तो ये हमारा रिसीविंग हो जाएगा। यानी इसको दूसरा नाम अटेंडिंग भी बोलते हैं। रिसीविंग का दूसरा नाम क्या है? अटेंडिंग। यानी जहाँ पे एक बच्चा कुछ सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नई चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए वो विलिंग होता है। एक बच्चा क्लासरूम में अपनी खुशी से आता है, या एक बच्चा म्यूजिक की क्लास के अंदर म्यूजिक सुनने के लिए आता है, एक बंदा मस्जिद में तिलावत करने के लिए जाता है, एक बंदा खुद से कुछ सीखने के लिए, क्रिकेट सीखने के लिए, कराटे सीखने के लिए वो खुद से इरादा करता है, या कहता है कि मैं कहता हूँ बेटा आपको क्या आप यार आप बहुत बड़े हो गए हो, आपको साइकिल सीख लेनी चाहिए, अब तो आपको साइकिल आ जानी चाहिए थी। अब वो साइकिल सीखने के लिए तैयार हुआ है। अब ये जो उसका इट मीन जो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, तो ये वाली होती है हमारे रिसीविंग के अंदर होते हैं। सबसे लोवेस्ट लेवल है, यानी कोई किताब, यार ये किताब पढ़ लो बहुत कमाल की किताब है, अब मैं उसको एग्री कर रहा हूँ और वो किताब को पढ़ने के लिए एग्री हो गया है। ठीक है, इसके अंदर आस्किंग, अटेंटिवनेस, अंडरस्टैंड, बच्चा अपनी अटेंटिवनेस देता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज के बारे में, यानी समझता है कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए, चल जी शुरू करते हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, चल शुरू करते हैं, मुझे इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहिए, चल शुरू करते हैं। यानी बच्चा किसी चीज को करने के लिए तैयार होता है, किसी काम को करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग है। अब बच्चा जो है वो एक्टिव, मैं उसको क्लास में तो धिंगी दौड़ी लेके आ गया कि चलो यार क्लास में आ जाओ और थोड़ा बहुत जो है ना आप सीख लो। अब क्लास में आने के बाद वो बाद में मेरी बात को सुनने के बाद मेरे से सवाल जवाब भी करता है, वो मुझे अपनी बात भी बताता है, कहता सर आपने ऐसे बताया, ऐसे मैंने भी ऑब्जर्व किया था। यानी वो मेरे साथ जो है वो ऐसे साथ चलने की कोशिश करता है, वो जो मटेरियल मैं उसको देता हूँ उसको करता है। वो अब क्लास में इंटरेस्ट लेता है, इंजॉय करता है, होमवर्क करके आता है, जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करता है, क्वेश्चन को आंसर करता है। यानी अटेंडिंग के अंदर वो तैयार बैठा था और रिस्पॉन्डिंग में क्या कर रहा है, वो जवाब दे रहा है। अब बच्चा जो है ना वो तीसरी स्टेज में आ गया। अब वो जो बच्चा मेरे से पढ़ने के लिए आया था और जो मैंने बच्चे को पढ़ाया था, बच्चे ने मेरी बातों को सुना और फिर साथ में रिस्पॉन्ड किया। अब बच्चों ने मेरी कौन सी बातों, कुछ बातों को वर्थ दी, वैल्यू दी कि सर आपने वो बात कमाल की सर आपने ये चीज बहुत जबरदस्त समझाई है। यानी वो उन चीजों को एक्सेप्ट करता है, उन चीजों को अपने जो है ना जो कमिटमेंट करता है कि यार ये चीजें, मिसाल के तौर पर बच्चों को मैं लेक्चर दे रहा हूँ कि आपने ना सच बोलना है, आपने झूठ नहीं बोलना। अब जो उसको मेरी ये बात अच्छी लगी और उसने इरादा कर लिया कि मैं जो है मैं भी आइंदा के बाद जो है वो झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं सर की इस बात को वर्थ देता हूँ, वैल्यू देता हूँ, और मैं यानी कि उसको मेरे साथ अब उसकी मेरी बातें उसको अच्छी लगी हैं। ठीक है, यानी वो समझ गया है कि फलां काम उस्ताद ने जो किया ये गुड है, फलां चीजें बैड है, फलां ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग अप्रिशिएट है, और किस चीज को डिस्करेज किया है, किस चीज को मुझे करना है, किसको, यानी उस मैंने पढ़ाया लेकिन मेरी कुछ बातों को इस बच्चे ने वैल्यू दी, तो ये वैल्यूइंग हो जाता है। फिर देखे मैं बच्चों को मुसलसल 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, 6 महीनों से पढ़ा रहा हूँ। अब मिसाल तौर पर मेरे क्लास जो है वो जा रही है थर्ड सेमेस्टर की। अब उसने
जो वो बीएड के बच्चे हैं, उन्होंने मेरे से 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत कुछ सीखने के बाद उन्होंने उनको कैटेगराइज किया होगा, कौन सी चीजें अच्छी थी, कौन सी बुरी थी। जिन चीजों को उसने अच्छा समझा, जिनको उसने समझा कि ये वैल्यूफुल है, ये वर्थफुल है, इनको अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाहिए, उन वैल्यूज को वो अरेंज करेंगे। मुझे ऐसा टीचर बनना है, मुझे ऐसे पढ़ाना है, मुझे इन चीजों को फॉलो करना है, ये एबिलिटी, और ये चीजें बुरी थी, इन चीजों को मुझे साइड पे करना है। तो वो अपने उन तमाम चीजों को जो उसने सीखी होंगी, उनको वो ऑर्गेनाइज करेगा, तरतीब देगा, और उसके अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ के साथ उसको मैच करेगा। मेरी जिंदगी का फलसफा क्या है, मेरी सोच समझ, मेरा नजरिया क्या है, कौन सी चीज उस्ताद की मेरे नजरिए के मुताबिक है, किन चीजों को मुझे साथ लेके चलना है, जिन चीजों को साथ लेके चलना है उनको मुझे किस किस तरह तरतीब देना है, कैसे मुझे रिकॉग्नाइज फॉर बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी जैसे होता है। मतलब कि इतनी मुझे आजादी है, इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम मुझे करने हैं, ये नहीं करने, इतना मैं कर। यानी अब वो मेरी सारी बातों को कुछ जो वैल्यू देता था पिछली में, अब यहाँ पे उनको ऑर्गेनाइज करता है, तरतीब देता है, कौन कौन सी मुझे रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। ठीक है, रिलेटिंग लास्ट हमारी है। अब बच्चे ने मेरे मेरे साथ बच्चे चले, उन्होंने मेरी बातों को सुना, उन्होंने मेरी बातों के साथ पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मेरी कुछ बातों को वैल्यू दी, उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज किया कि हमें ये बातें अपनी जिंदगी के अंदर साथ लेके चलनी है। अब ये है कि बच्चे अब इस काबिल हो गए हैं कि वो अब अपनी नई वैल्यूज दे रहे हैं। यानी अगर मेरी कोई बुरी वैल्यूज या मेरी कम इफेक्टिव वैल्यूज को, या मेरे पढ़ाने के कुछ स्टाइल अंदाज जो हैं उसके अंदर देख के कि ये सर ने स्टाइल तो जबरदस्त था, लेकिन अगर इसके अंदर ये चीज कर लीजिए तो ज्यादा ये क्रिएटिव हो जाएगा, ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। तो करेक्टराइजेशन के अंदर बच्चे अपनी वैल्यूज खुद बनाने के काबिल हो जाते हैं, बच्चे अपनी वैल्यूज खुद बना। मिसाल के तौर पे हमारे पास शादियां होती हैं, शादियां बहुत पुरानी रिवायात के ऊपर चल रही होती हैं। यानी वो जो हमारी 100 साल पुरानी जो हमारी रस्में हैं, आज भी हमारी शादियां उन्हीं पे हो रही होती हैं। लेकिन एक बंदा है, वो मुख्तलिफ शादियों को ऑब्जर्व करता है, मुख्तलिफ रस्मों को देखता है, उनके कंसिक्वेंसेज को देखता है, वो सोचता है कि ये रस्में हमें खराब कर रही हैं। उसकी जब अपनी शादी होती है तो बहुत सी रस्मों को उनको चेंज कर देता है और उनको फॉलो नहीं करता। वो अब करेक्टर अपनी एक वैल्यूज बनाता है कि ये वैल्यू रॉन्ग है, इससे लोग को नुकसान होता है, इसका फायदा कोई नहीं, इसमें पैसे का होता है, चलो आज के बाद मैं शादी पे ये करूंगा। अब एक नई क्रिएटिविटी है ना, कि यानी वो चीज जो पहले कोई नहीं कर रहा और वो कर रहा है, और उसने एक नई वैल्यू जनरेट की है, एक नई उसने हैबिट बनाई है, एक नया रवैया उसने बिल्ड किया है, एक नई चीज ट्रांजिशन सोसाइटी के अंदर लेके आया है। ये करेक्टराइजेशन होगी। कि सबको समझ आ गई करेक्टराइजेशन की? इस अफेक्टिव डोमेन की किसको समझ नहीं आई? इसकी मिसालें मैंने बुक में बहुत दी हुई हैं, ठीक है। आप उसको बुक के 3 3 मिसालें मैंने दी हुई हैं, आप बुक को कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बस अटेंडिंग में हम किसी चीज को करने के लिए इरादा बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। रिस्पॉन्डिंग में हम एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। वैल्यू के अंदर हम चीजों को जो है वैल्यू देते हैं कि ये मुझे करनी चाहिए, ये जबरदस्त है। ऑर्गेनाइजेशन में उन चीजों को तरतीब देते हैं कि मैं जिंदगी में ऐसे ऐसे करूंगा, और ये मैं इनको ऐसे ऐसे हैबिट बनाऊंगा। कैरेक्टराइजेशन में अब अपनी तमाम प्रीवियस वैल्यूज को देख के, अच्छा बुरा देख के, आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप सोचते हैं अब मैं इन इसमें से नई वैल्यू को जो है ना वो फला चीज को मैं उसके अंदर रखूंगा। ठीक है, करेक्टर। लास्ट हमारे पास आ जाता है, कीवर्ड वगैरह मैंने लिखे हैं, इसको देख लीजिएगा। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन वो होती है जिसके अंदर हम अपने जिस्मानी आज़ा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक सेंसरी या कॉग्निटिव डोमेन भी इसको कहा है। तो 1972 में दी 7 सब कैटेगरीज थी। पहली इसके अंदर परसेप्शन, दूसरी सेट, तीसरा गॉड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन और ओरिजिनेशन। अब पहले तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अपना बताता हूँ कि मुझे ना किसी ने कहा कि यार आपने गाड़ी ले ली है, अब आपको गाड़ी खुद सीखनी चाहिए। आपको गाड़ी खुद सीख, यार आपको कार का ड्राइवर होना चाहिए यार, क्यों आप ड्राइव क्यों नहीं करते? गाड़ी तो आपकी अपनी है, तो आप ड्राइव किया करें ना। अब ये मुझे किसी ने कायल किया और मैं एग्री हो गया उस कार को चलाने के लिए। ये अब सेट, चले जी आज आ जाओ फिर, आपको उस कार के ऊपर बिठाते हैं। कार में बैठा, मुझे वो चीज़ों के बारे में बताया, ये देखें ये इसका स्टेयरिंग है, ये इसके गियर हैं, ये इसका जो है वो एक्सेलरेटर है, ये इसका जो है वो क्लच है, ये इसकी ब्रेक है, ये फलां उसकी यहाँ पे लाइटें जलनी है, यहाँ फलां फलां। अब मुझे सारी डिटेल चीज़ों का बताया है, सीट पे बिठा के ये वाला एक सेट हो जाएगा। तीसरा, मुझे वो जो मेरे साथ एक गाइडर बैठा है, उसने मुझे समझाया है कि हाँ जी आपने ऐसे सलफ लगाया, आपने ऐसे क्लच को दबाएं, इधर से आप गियर लगाएं, आप जो ऐसा ऐसा जो है वो एक्सेलेटर जो है वो ऐसा दबाएं और क्लच से ऐसा ऐसा पाँव उठाएं। मैं ये करता हूँ और गाड़ी को चलाना शुरू करता हूँ। वो किसकी मदद से? जो मुझे गाइड कर रहा है।
फिर मैकेनिज्म, मैं बार बार इस काम की प्रैक्टिस करता हूँ। यानी पहले मुझे उसने समझाया, अब मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं ना ड्राइव, लेकिन मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ। कभी कभी मैं कुछ बातें उससे पूछ लेता हूँ, कभी कभी मैं जंप पे ऐसा नहीं कर सकता, कभी मैं कहीं मार देता हूँ। यानी मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। फिर उसके बाद कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, अब मैं ऐसा ऐसा अपनी प्रैक्टिस की बुनियाद पे इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अब उसको कम्प्लेक्स, यानी मैं उस गाड़ी को शहर के अंदर भी चला लेता हूँ, मैं उस पुल के ऊपर भी चला लेता हूँ, मैं उसको गलियों के अंदर भी चला लेता हूँ। अब यानी मैं इस काबिल हो गया हूँ कि वो जितना कम्प्लेक्स काम है, जितनी ड्राइविंग किसी मुश्किल सूरत हाल हो, बाजार में फंस जाऊं, गली में फंस जाऊं, मैं गाड़ी को वहां चला लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। ये कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स हो गया। फिर उसके बाद आ गया छठा अडेप्टेशन। अब चूंकि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, पहले ऐसे होता था कि मैं इधर से पकड़ के बैठा हूँ स्टीयरिंग को बड़े जोर से, इसको छोड़ के फौरी गियर लगाना। लेकिन अब मैं ऐसे हो गया हूँ कि अब मुझे मुकम्मल समझ आ गई। अब मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा होता हूँ, एक हाथ स्टीयरिंग पे इधर होता है, गियर पे होता है। सम टाइम मैं एक हाथ से मोबाइल सुन रहा होता हूँ और एक हाथ से स्टीयरिंग भी, इधर से गियर भी लगा लिया और गाड़ी भी चला रहा हूँ, मैं बातें भी कर रहा हूँ। मुझे अब जो है ना, ये किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता। मैं एक नए अंदाज से सम टाइम मैं इधर, यानी ड्राइवर वाली सीट की बजाय मैं इधर वाली सीट पे बैठ के भी जो है ना, वो मैं गाड़ी को स्टीयरिंग को मैनेज कर रहा होता हूँ ऐसे खुद से। यानी कि उसको पता होता है मुझे मुझे किस तरफ चलना है। तो यानी अब जो है वो मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं नई नई तब्दीली अडेप्ट, नए नए तरीके अडेप्ट कर रहा हूँ। कि पहले मुझे होता था जो जिस तरीके से पहले चीजें चलाता था करता था, अब मैं उन तरीकों से हट के नए तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ, तो अडेप्टेशन हो जाएगा। ओरिजिनेशन है, अब मैंने उन चीजों को एक नया तरीका सीख लिया है। जो जो पुरानी तमाम चीजों को अब मैंने, जैसे होता है कि आप अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो आपने वन व्हीलिंग सीख ली है, आपने कुछ और यानी कि पीछे बैठ के साइकिल मोटरसाइकिल चलाना, आगे टैंकी पे बैठ के चलाना। यानी ओरिजिनेशन से मुराद है कि आपने किसी काम का नया तरीका देख लिया है, तो ये ओरिजिनेशन हो जाएगा। वैसे बात की समझ आ जानी चाहिए यहीं तक की। तो ये साइकोमोटर पहले क्या है कि माइंड एंड बॉडी, माइंड को समझाना कि यार मैं मोटरसाइकिल चलाने के, जैसे साइकिल ले ले, मैं साइकिल चलाने के काबिल हूँ, मुझे साइकिल चलाना चाहिए। यानी किसी काम को करने से पहले अपने माइंड को रेडी करना, अपने आप को देखना कि इधर आई एम एबल टू डू दिस आर नॉट। और क्यों देखना, डेट गाइड, यानी खुद को कोई बंदा गाइड करता है, बदल हम अब देखते हैं। जैसे आप देखें, किसी को पहले देखते हैं कि वो साइकिल कैसे चला रहा है, कंप्यूटर कैसे चलाता है, वो किसी को ऑब्जर्व करना, उसके बाद देखना कि ये इधर मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, परसेप्शन हो गया। सेट के अंदर अब आप तैयार हो गए काम को करने के लिए, अब आप ड्राइविंग सीट संभालते हैं, अब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, अब आप उसको काम को करने के लिए अपना माइंड सेट बना के उस सीट को संभालते हैं, मतलब काम को करने के लिए आगे। परसेप्शन पे आप इरादा बना रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं। और सेट के ऊपर आप प्रॉपर उस सीट के ऊपर आ गए, आप प्रॉपर आपने काम करना शुरू कर दिया है। मोरल, फिजिकल, इमोशनल जो है वो रेडीनेस होना, यानी मैं जिस्मानी तौर पे भी किसी काम को करने के लिए रेडी हूँ, इमोशनली भी रेडी हूँ, फिजिकली भी रेडी हूँ। यही सारी चीजें सेट में आ जाएंगी। तीसरा क्या है, मैं किसी की मदद लूंगा उस काम को करने के लिए। यानी जैसे मैं किसी को, कोई मुझे किसी को कॉपी करूंगा, कोई मुझे बताएगा हाँ ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे, किसी को फॉलो करूंगा, ट्रायल ट्रायल एंड एरर, बार बार कोशिश करूंगा। कभी मैं, वो मुझे बताएगा ऐसे करो, जैसे जैसे मुझे बताता रहेगा मैं वैसे वैसे काम को करता रहूंगा। मैकेनिज्म में जो मुझे बताया गया, मैं उस काम को बार बार करता हूँ। मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे गेयर लगाना है, मैं बार बार गेयर लगाता हूँ, बार बार ब्रेक मारता हूँ, बार बार गाड़ी चलाता हूँ, ताकि मैं इस काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाऊं और जैसे मुझे बताया जा रहा है मैं वैसे करूँ। जो पहले मुझे उसकी डिपेंडेंसी थी, अब मुझे डिपेंडेंसी से निकल के इंडिपेंडेंसी की तरफ जाना है। यानी मैं अब उससे, मुझे बातें कम पूछनी पड़े, ज्यादा काम मैं खुद कर सकूं, वो चीजें मेरी आदत के अंदर आ जाए, मैं उसको कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी के साथ कर सकूं। वो काम मेरे लिए अब ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यानी प्रैक्टिस करूं बार बार ताकि मैं काम अच्छी तरह कर सकूं। कॉम्प्लेक्स और रिस्पॉन्स के अंदर हम अब इस काबिल हो जाते हैं कि काम को अपने अंदाज से, यानी हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हैं, अपने अंदाज के अंदर काम करते हैं। एक जो है वो अपने कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न, मुश्किल काम भी होगा वो हम तब भी कर लेंगे, और बड़ी स्किलफुली हम कर सकेंगे। और हम इस ये बड़ा क्विक, बड़ा तेजी के साथ, बड़ा एक्यूरेट के साथ, बड़ी परफॉर्मेंस के साथ, बड़ी यानी कि कम एनर्जी के अंदर बहुत जबरदस्त काम जब हम कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कम्प्लेक्स और रिस्पॉन्स के अंदर। और अडेप्टेशन क्या हो जाएगा कि अब हम हर चीज के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आप अब उनके इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये वाली हमारी क्या कहलाती है, यानी ये अडेप्टेशन है किसी, या आप एक नए अंदाज के साथ गाड़ी को चला रहे हैं, कोई स्किल आपने सीखे तो उस स्किल को आप
नए अंदाज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने अंदाज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुराने लोग की पुरानी रवायात को छोड़ के आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये वाला एडेप्टेशन होता है। ओरिजिनेशन के अंदर क्या होता है कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ उस काम को करने के, या उसके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार में चला लेता हूँ तो अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं ट्रक चला लूँ, यानी ठीक है, या मैं कार चला लेता हूँ, अब मैं कार को नए चलाने के अंदर नए अंदाज से चला सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कार चलाता हूँ जो मेरी मैनुअल कार है, तो मुझे एक दोस्त की ऑटोमेटिक कार चलाने का मौका मिला, तो मुझे पता चल गया कि यार से इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ वो मेरे पास थोड़ा सा फर्क है, तो मैं उसको भी चलाने के काबिल हो जाता हूँ। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनेशन हो जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बता दें जी। चलो ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ये बलूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तसल्ली से कीजिएगा। इधर कंटेंट थोड़ा है जो ये नोट्स हैं, लेकिन जो बुक है मेरी उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है, तो इसको बुक से पढ़िएगा और इसकी जो एग्जाम्पल है उन सबको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह करना है, ये बहुत अहम टॉपिक है एजुकेशन के हवाले से। ओके, खुदा हाफिज। ये जो हम मेरे बीएड के स्टूडेंट है ना, ये उनको याद रखिए, उनका सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर इसी से स्टार्ट होना है, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये वाला टॉपिक आपके शामिल नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में शामिल है। ओके, खुदा हाफिज।